प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल चाल? सब बढ़िया? कैसे चल रही पढ़ाई? बिल्कुल मज़े में, एकदम दम लगा के पढ़ाई कर रहे हो आप लोग? शाबाश। एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से खुशामदीद जुनून बैच में। हम लोग आज शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक, और वो नया टॉपिक है दैट इज़ इक्विवेलेंट मास। क्लियर है? इक्विवेलेंट मास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही यूजफुल टॉपिक। अक्सर जगह इसका इस्तेमाल कर देंगे हम लोग। इसी से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे, जिसको इस्तेमाल करके नॉर्मेलिटी निकालेंगे। इसी से एक चीज पढ़ेंगे हम लोग, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, जिसको इस्तेमाल करने के बाद स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएंगे। क्या आसान हो जाएगा सर? तो हम ये कहेंगे कि तब स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन में रिएक्शंस को बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। विदाउट बैलेंसिंग द इक्वेशन वी कैन इजीली कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। क्लियर? इसका भरपूर इस्तेमाल होगा आयनिक इक्विलिब्रियम टॉपिक में, जहां आप एसिड और बेस को मिलाओगे, तब रिएक्शंस होंगे, तब देखेंगे कि साहब सॉल्ट बन रहा है, एसिड कितना बचा है, बेस कितना बचा है। मिली इक्विवेलेंट का अप्रोच लगाएंगे, लिमिटिंग रिएजेंट को, एक्सेसिव रिएजेंट को, दोनों को चेक करेंगे, वहां मिली इक्विवेलेंट घटा करके अमाउंट फिक्स करेंगे। ये सारा काम होगा। मतलब इस टॉपिक का बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन है। कहाँ? आयनिक इक्विलिब्रियम में भी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी। क्लियर? और स्टोइचियोमेट्री में तो है ही। ठीक, इसलिए बहुत ही सुकून से, आराम से पढ़ना है इक्विवेलेंट मास को। मैं बिल्कुल फंडामेंटल लेवल से लेके जाऊंगा, जो कंसेप्चुअल डिस्कशन है वहां से स्टार्ट करूंगा, इसका स्टेटमेंट लिखाऊंगा, बातों को समझाऊंगा, फिर आएंगे धीरे धीरे हम लोग अपने शॉर्टकट पे भी। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट स्टार्टेड विद द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास। लिखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा इक्विवेलेंट मास का डेफिनेशन। लिखिए इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी सब्सटेंस। लिखिएगा, मैं भी लिखता हूं साथ साथ। इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज टोटल मास ऑफ दैट substance which can either completely react with or can completely displace either 1 gram of hydrogen, ये लिख रहा हूं मैं यहां, 1 gram of hydrogen और 8 gram of oxygen और 35.5 gram of chlorine। ये है स्टैंडर्ड डेफिनेशन। क्लियर? सर क्यों हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन ही चुना गया? बिकॉज जनरली जब आप रिएक्शंस को देखोगे, कंपाउंड्स के, सब्सटेंसेस के रिएक्शंस, तो आप जनरली पाओगे कि इन 3 एलिमेंट्स से मैक्सिमम सब्सटेंसेस रिएक्शन करते हैं, इसलिए इन 3 को जनरली चुना गया। कोई भी मेटल ले लो, ऑक्सीजन या क्लोरीन से रिएक्शन करेगा। कोई भी नॉन मेटल ले लो, जनरली ऑक्सीजन, क्लोरीन या हाइड्रोजन से रिएक्शन कर जाएगा। क्या सिर्फ हम इसी के अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं? नहीं, इसके अकॉर्डिंग आप सेट कर लोगे पैरामीटर, फिर आप उस सब्सटेंस के अकॉर्डिंग भी आंसर दे सकते हो। जैसे आगे चल करके हम लोग निकाल देंगे क्या, इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl दैट विल बी इक्वल टू 36.5। तब क्या बोलेंगे? कोई भी सब्सटेंस का वो मास जो HCl के 36.5 ग्राम से कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए।
सिमिलरली हम सल्फ्यूरिक एसिड का निकाल देंगे इक्विवेलेंट मास, दैट विल बी 49। तब क्या डिफाइन करेंगे, किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो सल्फ्यूरिक एसिड के 49 ग्राम से रिएक्शन कर जाए, है वो बात की बात है। अभी स्टैंडर्ड वे क्या शुरुआत किया जाता है कि किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो या तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन या 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन या 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाए या इतने ही ग्राम को इन सब्सटेंसेस के डिस्प्लेस कर दे। क्लियर है? क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? तब क्या बोलेंगे? तब क्या बोलेंगे? उस मास को उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास बोलेंगे। अब एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा, फिर हम लोग आएंगे उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे अपना एक शॉर्टकट तैयार करेंगे। देखिएगा देखिएगा, मान लीजिए हम आपसे कह रहे हैं कि मान लो सोडियम है, सोडियम का हमें पता करना है क्या, इक्विवेलेंट मास। कैसे पता करेंगे? लेट अस सी दैट। सोडियम का इक्विवेलेंट मास अगर आपसे पूछा गया क्या करोगे? सबसे पहला काम सोडियम का लिख देंगे सर रिएक्शन। किसके साथ लिख दें सर? मान लो हमने क्लोरीन के साथ लिख दिया। ओके, क्या आ गया? NaCl। यहां लिख दिया 2, यहां लिख दिया 2, रिएक्शन हो गया बैलेंस, हो गया बैलेंस। ओके, अब ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है यही तो मोल है, बिल्कुल। तो यहां कितना मोल है? तो बोलेंगे 2 मोल। यहां कितना मोल है? तो बोलेंगे 1 मोल। अब आराम से इसी को मास में कन्वर्ट कर दो तो बोलेंगे 2 × 23 ग्राम। इसको बोल देंगे, तब बोल देंगे क्या? 71 ग्राम। तो 71 ग्राम के साथ इतना मास रिएक्ट किया, तो सिर्फ 35.5 ग्राम के साथ कितना रिएक्ट करेगा? तो इसका आधा किया है तो इसका भी आधा करोगे, आधा करोगे तो 2 कट जाएगा, बचेगा 23 ग्राम। सर आप इतने में क्यों निकाल रहे हो? बिकॉज अभी तो डेफिनेशन लिखा आपने, क्या लिखा कि जिस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हो किसके रेस्पेक्ट में? क्लोरीन के रेस्पेक्ट में। क्लोरीन के कितने मास के रेस्पेक्ट में? 35.5 ग्राम के रेस्पेक्ट में। क्लियर? तो इतने के रेस्पेक्ट में जो मास आएगा दैट विल बी कॉल्ड इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो यहां से क्या पता चला? पता ये चला कि सर सोडियम का इक्विवेलेंट मास कितना आया, दैट इज 23। क्लियर? ओके, हम सर दूसरे से चेक करें तो लेट अस चेक। मान लीजिए हम इसी सोडियम का रिएक्शन करा देते हैं, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। क्या बनेगा कंपाउंड? सोडियम ऑक्साइड बना दिया। अगर बन गया सोडियम ऑक्साइड, अब बोलो रिएक्शन को करना है बैलेंस। मान लो मैंने यहां लगा दिया 2, ऑक्सीजन हो गया 2, सोडियम हो गया 4। हो गया? बिल्कुल हो गया। अब जरा चेक कर, क्या बोल रहे? क्या बोल रहे? कितना मोल? 4 मोल। यहां कितना मोल? 1 मोल। क्या लिख देंगे? 4 × 23। यहां क्या लिख देंगे? 1 × 32 इज इक्वल टू 32। क्या हमें 32 में निकालना है? नहीं, यहां लिखा था क्या? ऑक्सीजन के 8 ग्राम में निकालना है। सो 32 में इतना, तो 8 ग्राम में कितना? तो क्या बोलेंगे? 32 का क्या किया? 4 टाइम्स डिवाइड कर दिए, तो इसको भी 4 से डिवाइड कर दोगे तो 4 4 खत्म। क्या मिला? 23। क्या फिर से वही मिला आपको? क्या मिला? बोलो इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम क्या मिला? बोलेंगे 23। फिर आया सर, आया सर? यस सर। ओके ठीक है। अभी तो बोले थे हाइड्रोजन से भी, चेक करते हैं। मान लो सोडियम का रिएक्शन लिख दिया हाइड्रोजन के साथ, क्या बनाता है? सोडियम हाइड्राइड। हाइड्रोजन के कितने ग्राम में बोला मैंने चेक करने के लिए? 1 ग्राम में। लेट अस चेक दैट। बैलेंस करिए रिएक्शन को। ये हो गया 2, तो यहाँ हो गया 2, तो लिख देंगे 2 मोल। यहाँ लिख देंगे 1 मोल। 2 मोल का मास 2 × 23, 1 मोल का मास 1 × 2। क्या 2 ग्राम में निकालना है? नहीं नहीं, कितने में निकालना है? बोलो 1 ग्राम में। 1 ग्राम में 2 में इतना, तो 1 में कितना? तो 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, बच गया 23। क्या आंसर आया? सेम। क्या? इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23। तीनों दफा वही बात आई। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। ओके, अभी बोला था सर या तो कंबाइन कर जाए या डिस्प्लेस कर दे। हमें पता है
ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता, ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता, बट ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो वो लेस रिएक्टिव को, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव को डिस्प्लेस कर देगा उसके कंपाउंड में से। ठीक है, देखते हैं। सोडियम का रिएक्शन करा दिए HCl के साथ, क्या बन गया सर? बन गया सर NaCl, और क्या? हाइड्रोजन गैस। यही हाइड्रोजन तो डिस्प्लेस हुआ ना यहाँ से, यही हाइड्रोजन तो यहाँ आया डिस्प्लेस होकर के। क्या बोला गया? जो डिस्प्लेस्ड हाइड्रोजन है उसके 1 ग्राम में बताओ कितना सोडियम इस्तेमाल हुआ। मतलब क्या क्या बोले थे? हाइड्रोजन के 1 ग्राम के साथ कितना रिएक्ट कर रहा है, या हाइड्रोजन के 1 ग्राम को डिस्प्लेस कितना ग्राम कर रहा है, यही बात ना। तो रिएक्शन तो कर दिए, अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। लेट अस चेक दैट अगेन। क्या बोलेंगे? बोलिए सबसे पहले, क्या रिएक्शन बैलेंस है? बोलेंगे नहीं। बैलेंस कर दो, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 2, नाउ इट इज बैलेंस्ड। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, सोडियम 2, सोडियम 2। कितना मोल? 2 मोल। यहाँ कितना मोल? सॉरी, क्या इसके रिस्पेक्ट में निकालना है? नहीं, इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। कितना मोल? 1 मोल। 2 मोल का मास 2 × 23, यहाँ 1 मोल का मास 2 ग्राम। क्लियर? 2 ग्राम डिस्प्लेस हो रहा है इतने से, तो 1 ग्राम डिस्प्लेस कितने से होगा? हाफ किया, हाफ करो, कितना आया? 23 ग्राम से। इसका मतलब बोलिए इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम विल बी इक्वल टू 23 अगेन। क्या ये सारी बात समझ में आई? समझ में आई? बिल्कुल आ गई होगी सर, वेरी गुड। चलिए अब मैं बोल रहा हूँ अलग अलग मेटल को भी चेक कर लेंगे हम लोग, जहां आसानी से रिएक्शन दिख जाए उसके साथ रिएक्शन कर दो, क्या परेशानी है। ओके, तो सोडियम का तो कर दिया। सेम रिएक्शन हम मैग्नीशियम के साथ भी कर लेते हैं, है ना। चलो पहले हम पोटेशियम के साथ कर रहे हैं सेम रिएक्शन। पोटेशियम प्लस क्लोरीन, क्या हुआ? KCl बन गया KCl बन गया, वेरी गुड। अब क्या करोगे बोलो? रिएक्शन बैलेंस है? नहीं है, 2 लगा दो, हो गया बैलेंस, बिल्कुल बैलेंस हो गया सर। अब बोलो सर कितना मोल है? 2 मोल। यहाँ कितना मोल है? 1 मोल। मास लिख दो 2 × 39, यहाँ लिख दो 71 ग्राम। 71 ग्राम से इतना ग्राम, सो सिर्फ 35.5 ग्राम में ही तो चेक करना है, तो 2 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 2 से डिवाइड किया तो यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दोगे तो 39। तो क्या पता चला कि सर इक्विवेलेंट मास किसका? पोटेशियम का कितना आया? बोलेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ पोटेशियम इज 39। क्लियर? ओके। अब आइए जरा देखें, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करते हैं। क्लोरीन का बन जाता है MgCl2, रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, वेरी गुड। 1 मोल 24 ग्राम, 71 ग्राम, हमें निकालना है 35.5 ग्राम में, तो हाफ किए तो यहाँ भी हाफ हो जाएगा। बोलिए सर क्या आया? इससे जो मास रिएक्ट किया है वही तो इक्विवेलेंट मास है इसका, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम कितना आया? 12 आया सर। बोलो सर आ गया? बिल्कुल आ गया। ठीक है, यही चीज़ चेक कर लेते हैं कैल्शियम के साथ। जब कैल्शियम का रिएक्शन कर देंगे क्लोरीन के साथ, बन जाएगा CaCl2, बन गया। बैलेंस है 1 मोल, ये 40 ग्राम, ये 71 ग्राम, तो 35.5 में कितना आएगा? बोलेंगे 20। सो इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कम्स टू बी 20। क्या इतनी बात समझ में आ रही? अब जो आंसर्स आए हैं मैं उसको साइड में लिखता चला जा रहा हूं। क्या लिखता जाऊंगा वो देखो, फिर वहीं से हम लोग निकालेंगे ऑब्जर्वेशन। ठीक, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम आया 23, इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम आया 12, इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम आया कितना? 20,
इक्विवेलेंट मास ऑफ पोटेशियम आया कितना 39। अभी तक हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। ओके, अगला एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कर दो। किसका? क्लोरीन का। मान लो चलो इस बार हम ऑक्सीजन का कर रहे हैं, ऑक्सीजन से कर दो। क्या बनता है? बनता है Al2O3। क्लियर? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 6 बन गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 6 बन गया, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दिया। कितना मोल? 4 मोल। यहाँ कितना मोल? 3 मोल। 4 इंटू 27, यहाँ 3 इंटू 32 हो गया। आपको कितने में निकालना है? 8 में। कितने में निकालना है? 8 में। इसको कितने से डिवाइड करूं? बोलिए कितना बोल रहे हैं? इतने में कितना है? 3 इंटू 32 में कितना है? बोलो। अरे मैं इसको और लिख सकता हूं क्या? 3 इंटू 4 इंटू 8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें कितना? 4 इंटू 27 आराम से। इतने में इतना है तो सिर्फ 8 में निकालना होगा, तो हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कर दो 12 से। जब यहाँ 12 से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा? बोलो बेटा। 4 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4, ये तो 12 है। 4 से 4 गया, 3 से ये गया, बचा 9। क्या पता चला? क्या पता चला? तो पता ये चला सर कि इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 9। एनी डाउट? बोलिए एनी डाउट? नो सर। बहुत बढ़िया सर। एक और एग्जाम्पल देख लो आयरन का, फिर हम लोग ऑब्जर्वेशन लिख लेंगे सीधा। चलिए देखिए, यहां जोड़ देते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना आया? 9। ठीक है, देखो जरा, मान लीजिए ये है आयरन। इस आयरन का रिएक्शन जब किए क्लोरीन से, मान लो एक बार बन गया FeCl2, बन गया, बना दिया। ओके, बैलेंस है, बैलेंस है। 1 मोल 1 मोल 56 71 है ना। सिर्फ 35.5 में निकालेंगे तब आएगा क्या? बोलो 28, और यू कैन से 56/2। ओके, तो आयरन का कितना आया? 56/2 आ गया। अच्छा आया ना। यहाँ इक्विवेलेंट मास ऑफ आयरन कितना आया? 56/2, जिसको 28 बोल रहे हैं। अच्छा, इसी आयरन का जरा एक बार और चेक करना क्लोरीन के साथ, तब क्या हो रहा है? बोलेंगे FeCl3 हो गया, बिल्कुल हो गया। बैलेंस करना है, 2 हो गया तो 6, 3 हो गया तो 6, यहाँ कर दिए 2 मोल कितना? 2 मोल। यहाँ कितना? 3 मोल। ख़त्म। ठीक है, 2 इंटू 56, 3 इंटू 71, दिस कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2 इंटू 35.5 एंड दिस इज सिंपली 2 इंटू 56। तो सिर्फ 35.5 में अगर निकालेंगे तब कितना आएगा? इससे डिवाइड करना पड़ेगा। कर दो डिवाइड। 2 इंटू 56 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, 2 से 2 गया, ये आया 56/3। क्या आया? क्या आया? इसी आयरन का इक्विवेलेंट मास अब कितना आया? 56/3। यहां से क्या बात तुम समझे? तो सर हम यहां से ये समझे कि एक ही एलिमेंट का अलग अलग इक्विवेलेंट मास भी हो सकता है। कैसे अलग हो गया सर? बिकॉज नेचर ऑफ रिएक्शन बदल गया सर। यस और नो सर? क्लियर? क्लियर? इसका मतलब इक्विवेलेंट मास इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ रिएक्शन। यस और नो? जैसे जैसे रिएक्शन का नेचर बदलेगा वैसे वैसे इक्विवेलेंट मास की अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। क्लियर है? क्लियर? तो किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास किस बात पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ रिएक्शन पे। अभी हमने बोला था सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट मास 49 होता है, याद होगा आपको अगर आपने पहले पढ़ा होगा। उसी का इक्विवेलेंट मास 98 भी रह जाएगा। क्यों? नेचर बदल जाएगा। अगर एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस किया तब Z फैक्टर या N फैक्टर जो आप बोलते हो दैट विल बी 1। अगर दोनों हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया तब N फैक्टर या Z फैक्टर विल बी 2। इसी तरीके से आयरन की वैलेंसी जब 2 हो गई तब इक्विवेलेंट मास हुआ 56/2। जब 3 हो गई तब इक्विवेलेंट मास हो गया 56/3।
क्लियर। तो इक्विवेलेंट मास कौन सा फेनोमेना है, बोलेंगे रिएक्शन डिपेंडेंट फेनोमेना है। क्लियर। अब वो जो फॉर्मूला लिखते हो मोलर मास इज इक्वल टू, सॉरी, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास बाय एन फैक्टर, वो कहां से आता है, वो यहीं से आता है। अब देखिए सर, अब देखिए यही सारी चीजें लिख दे रहे हैं हम। यहां लिखा हमने एलिमेंट, ठीक, यहां लिखा उसका एटॉमिक मास, क्या लिखा, एटॉमिक मास, और यहां लिखा वैलेंसी, क्या लिखा, वैलेंसी, और यहां लिख रहे हैं इक्विवेलेंट मास। ठीक, कौन कौन सा एलिमेंट चुना आपने, आपने चुना क्या, सोडियम, और क्या पोटेशियम, और क्या मैग्नीशियम, और क्या कैल्शियम, और क्या आयरन। इसका एटॉमिक मास 23, इसका एटॉमिक मास 39, इसका एटॉमिक मास 24, इसका एटॉमिक मास बोलो 40। एक और छूट गया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27, आयरन का एटॉमिक मास 56। अब आराम से, आराम से, इसकी वैलेंसी फिक्स है 1, इसकी वैलेंसी फिक्स है 1, इसकी वैलेंसी फिक्स है 2, इसकी भी फिक्स है 2, इसकी फिक्स है 3। अब इक्विवेलेंट मास जो आया है वो लिख दो, क्या आया 23, ये आया 39, ये आया 12, ये कितना आया 20, चेक कर लो वहां से, ये कितना आया 9, यहां तक की बात कर लो। कोई कंफ्यूजन? नो सर। जरा बोलो, क्या मैं इसको 23/1 लिख सकता हूं? बिल्कुल। क्या इसको मैं 39/1 लिख सकता हूं? बिल्कुल। क्या इसको मैं 24/2 लिख सकता हूं? बिल्कुल। क्या इसको मैं 40/2 लिख सकता हूं? बिल्कुल। क्या इसको मैं 27/3 लिख सकता हूं? बिल्कुल। यस सर, नो। अब आयरन, आयरन का एटॉमिक मास तो 56 ही है। अब इसकी वैलेंसी वेरिएबल है, एक बार इसकी वैलेंसी 2 और एक बार इसकी वैलेंसी 3। यस सर, नो। जब वैलेंसी 2 आया तब इसकी वैल्यू क्या हुई 56/2, और जब इसकी वैलेंसी 3 थी तब वैल्यू आई 56/3। बोलो आई कि नहीं आई, देख लो। तो इन सारे ऑब्जर्वेशन से तुम क्या सीखे, ये बता दो। ये सारा ऑब्जर्वेशन आपको क्या बताता है इक्विवेलेंट मास के बारे में? तो क्या बोलेंगे सर, ये सारा ऑब्जर्वेशन हमें ये बता रहा है कि इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। चेक कर, मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, सब में क्लियर, क्लियर, ठीक, कोई दिक्कत? तो यहां से क्या पता चला, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी। ये बात पता चली किसके लिए, एटम के लिए। किसके लिए, अलग अलग एटम के लिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, ठीक है। अब लिख रहे हैं इन जनरल, इन जनरल इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन, आप लोग लिखते हो n, हम लिखते हैं z फैक्टर। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन z फैक्टर, और यू कैन से n फैक्टर। यस और नो? यही तो आप याद करते हो, बोलो यही तो आप याद करते हो, ये तो फॉर्मूला होता, यहां से आप शॉर्ट में फटाफट निकाल देते हो। यस और नो? बिल्कुल सर, यही इक्वेशन हम लोगों ने भी लिखा है, समझ करके, कहां से आया ये समझ बूझ करके। अब इसके ऊपर डिटेल चर्चा होगी कि सर z क्या है, z क्या है। z इज इक्वल टू वैलेंसी ऑफ एटम, एटम के केस में z क्या है, वैलेंसी है। अच्छा, अगर आयन दे दिया जाए तो यही z चार्ज है, किसका, आयन का, चाहे केटायन हो, चाहे एनायन हो, चाहे मोनो एटॉमिक आयन हो, चाहे पॉली एटॉमिक आयन हो, उसका चार्ज ही उसका z फैक्टर है। क्लियर? ओके। यही z टोटल, पॉजिटिव या
निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है, किसके लिए? इन सॉल्ट। अगर सॉल्ट में निकाल रहे हैं हम लोग तब क्या बोलेंगे? या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज निकाल लो या तो टोटल नेगेटिव चार्ज निकाल लो, उससे डिवाइड कर दो मोलर मास को, तब क्या मिल जाएगा? इक्विवेलेंट मास। तो Z फॉर सॉल्ट इज व्हाट? या तो टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज या टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। हम लोग एक एक को और डिटेल में भी पढ़ेंगे, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका मल्टीपल जगह एप्लीकेशन है। इसीलिए देखो मोल कॉन्सेप्ट अपना हो गया खत्म। जो अपने मेन आते हैं, आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म ही ना, इसको छोड़ करके सारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म फटाफट खत्म हो जाएगा। क्लियर? जो टॉपिक आपसे पूछा जाता है, जहां जहां से सवाल आता है, क्लियर है, वो सब चीज़ें तो फटाफट हो जाएंगी, क्योंकि इसका एप्लीकेशन मल्टीपल जगह है और अपने आप में ये कॉम्पैक्ट कॉन्सेप्ट है। इसलिए मैं चाह रहा हूं इसको बाकायदा वक्त दिया जाए, 1-1.5 लेक्चर हम इसी पे गुजार देंगे ताकि आपको ये बात यहां समझ में आ जाए। तो फिर हम जहां इस्तेमाल करेंगे आपको रेफरेंस देंगे कि वहां ये पढ़ा था, आप याद करो और अप्लाई करो। क्लियर है? बार बार इस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे, यहीं पढ़ करके ख़त्म कर देंगे। तो ये लेक्चर और अगला लेक्चर भी इक्विवेलेंट मास पे ही चलेगा, तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ठीक, चलिए। सो टोटल पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, सॉल्ट की बात हो गई। अब आओ एसिड के केस में, व्हाट इज Z? Z इज बेसिसिटी, ठीक है, बेसिसिटी ऑफ एसिड। अच्छा, यही Z क्या है? एसिडिटी ऑफ बेस। क्लियर? समझ में आ रही बात? यही Z क्या है? जब हम लोग रेडॉक्स पढ़ेंगे तब वहां आएंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। जब हम लोग रेडॉक्स पढ़ेंगे तब आएंगे इस बात पे। रेडॉक्स कब पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पहले। क्यों इलेक्ट्रो से पहले? बिकॉज वहाँ इस्तेमाल होगा गैल्वेनिक सेल, जहाँ एनोड और कैथोड होगा, जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, जहाँ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, वहीं पढ़ेंगे, वहीं अप्लाई करेंगे। क्लियर है? तब उसकी बात बाद में होगी। ठीक, रेडॉक्स में ये बात आएगी। उसके अलावा ये सब हम लोग एक एक करके समझ लेंगे। तो एटम, आयन, सॉल्ट, बेस, एसिड। क्लियर? इतने टर्म्स में हमें समझना है इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट, जिसमें एटम का तो काम हो गया। अगला क्या आएगा? आयन। आयन में हम क्या बात करेंगे और सॉल्ट में क्या बात करेंगे, इसको भी हम लोग करने जा रहे हैं डिस्कस। जल्दी से नोट करो, फिर हम वापस आते हैं। फटाफट, जल्दी फटाफट करो। हाँ जी सर। सो अगला क्या है? इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन की बात कर लेते हैं हम लोग, है ना? तो लिखो जरा, इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन क्या लिखोगे तुम? बोलो, इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन क्या लिखोगे? बोलो, क्या है? मोलर मास। किसका? आयन का। मोलर मास ऑफ आयन डिवाइडेड बाय Z फैक्टर। क्या लिखा है आयन के केस में? जो चार्ज प्रेजेंट है उस चार्ज का चाहिए बेटा मैग्नीट्यूड। क्या चाहिए? चार्ज का क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। क्लियर? आयन जैसा भी हो, एक एटम का हो, मल्टीपल एटम का हो, क्या डिवाइड करेंगे? उसके चार्ज से। मान लो हमसे बोला इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन, पूछा क्लोराइड आयन, एटॉमिक मास कितना या मोलर मास? मोलर मास किसको बोलते हैं? मास ऑफ 1 मोल ऑफ स्पीशीज। ठीक, 1 मोल का मास का कितना है इसका? 35.5 डिवाइडेड बाय कितना चार्ज है? 1 यूनिट का, डिवाइडेड बाय 1। यही आंसर हो गया 35.5 इसका इक्विवेलेंट मास है। ठीक है। पूछा ऑक्सीजन, ऑक्साइड आयन का इक्विवेलेंट मास बता दीजिए सर। एटॉमिक मास बोलो बेटा 16, अरे एक एटम है ना 16, डिवाइडेड बाय चार्ज का मैग्नीट्यूड 2, माइनस प्लस मत लिख दियो, इक्विवेलेंट मास माइनस में नहीं आता, मैग्नीट्यूड लिखा है इसलिए। कितना हो गया? 8। उसने पूछा अगर आपसे नाइट्राइड आयन में इक्विवेलेंट मास बताओ, कितना एटॉमिक मास होता? 14 बाय चार्ज कितना है? 3। यही आंसर है। क्लियर? मान लो पॉली एटॉमिक आयन ले लें, क्या ले लें? कार्बोनेट आयन ले लें, CO3 2-। क्या लिखेंगे इसका इक्विवेलेंट मास? बोलिए क्या है मोलर मास पहले? तो 16 48 और 12 60, 60 तो हुआ मोलर मास, डिवाइडेड बाय चार्ज का मैग्नीट्यूड 2, बराबर आंसर 30। कोई दिक्कत? सल्फेट बोल दे, सल्फेट SO4 2- जोड़ लोगे ना, 16 चौके 64 और 32 कितना? 96। तो ऊपर क्या लिखोगे? 96 डिवाइडेड बाय क्या बेटा? बोलो 4, सॉरी
चार्ज कितना 2, आंसर कितना हो जाएगा बोल 48 लिख देंगे। मान लो तुमसे पूछा PO4 3- फॉस्फेट का, ओके, इसका पहले मोलर मास तुम निकाल लो। मोलर मास आएगा इसका 95, कितना आएगा 95, 16 चौके 64, 64 और 31, फॉस्फोरस का एटॉमिक मास 31, जोड़ लोगे 95। जेड फैक्टर कितना बोलेंगे, चार्ज कितना 3, क्लियर। तब तुम क्या बोलोगे, इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर 95/3। क्या ये सब बातें समझ में आ रही है? कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? ऐसे निकालेंगे किसी भी चार्ज का इक्विवेलेंट मास। मान लो आपके पास अमोनियम आयन दिया हुआ है, अमोनियम आयन NH4+, कैसे निकालेंगे, जोड़ दो, 14 + 4 18, 18 डिवाइडेड बाय चार्ज 1, आंसर 18, क्लियर। Ca2+ पूछ दिया, बोलेंगे एटॉमिक मास 40, चार्ज की वैल्यू 2, आंसर 20। कोई तकलीफ? निकाल सकते हैं, आयंस का इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं, यस सर। अगर निकल गया तो अपना सेकंड टॉपिक खत्म, क्लियर। इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन फिनिश। अगला है सॉल्ट। सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, देखो बेटा जरा, सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, ये लिखिएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट is equal to molar mass of salt divided by Z factor, and what the Z factor is, magnitude of total क्या पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों मत जोड़ देना, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड, क्लियर। मान लो तुम्हारे पास सॉल्ट है CaCl2, इसका बोला इक्विवेलेंट मास। पहली बात, इसका मोलर मास कितना है, तो कैल्शियम का 40, क्लोरीन 71, 2 क्लोरीन है ना, कितना हो गया 111, क्लियर। ये तो हुआ मोलर मास। अब जेड फैक्टर बोलो, आराम से बोलो। सॉल्ट अगर समझ में नहीं आए तोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, CaCl2 को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, Ca2+ और 2Cl-, या तो तुम कैटाइन देख लो तब भी 2 आ रहा है, या दोनों एनाइन देख लो तब भी 2 आ रहा है। टोटल पॉजिटिव चार्ज 2, टोटल नेगेटिव चार्ज 2, जेड फैक्टर 2, क्लियर। तो इक्विवेलेंट मास पूछ दे CaCl2 का, तब क्या बोल देंगे 111/2, आंसर, क्लियर। मान लो तुमसे बोला, क्या बोला, NaCl का इक्विवेलेंट मास बताइए, कोई दिक्कत नहीं, पहले इसका मोलर मास तुम फट से जोड़ लोगे तो 58.5 आएगा, आ गया सर। Z की वैल्यू या तो इस पे देख प्लस, या तो इस पे देख माइनस, एक यहाँ, कोई एक ही तो लेना, या तो प्लस या तो माइनस। तो Z की वैल्यू क्या है 1, तो तुम क्या बोलोगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl बराबर क्या लिख दोगे, बोलोगे मोलर मास 58.5 डिवाइडेड बाय 1, आंसर। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए भाई साहब, ओके, बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए ज़रा, मान लो हमने आपसे बोला, क्या बोला, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोला, कैल्शियम कार्बोनेट, लेट वी हैव CaCO3, इसका मोलर मास कितना है, जोड़ दोगे, जोड़ दो, 16 3 48 + 12 + 40, ये हो गया 100, हो गया 100, ओके। जेड फैक्टर के लिए तोड़ोगे तो Ca2+ और CO3 2-, या तो ये दो कोई एक ले लो, वैल्यू आ गई 2। इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी इक्वल टू मोलर मास 100 अपॉन जेड फैक्टर 2 बराबर 50। कोई कंफ्यूजन है बोलिए, इज देयर एनी कंफ्यूजन, नो सर, ओके सर। नाउ एक अच्छा सा सॉल्ट ले लेते हैं। लेट द सॉल्ट इज एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। इसका मोलर मास निकाल लीजिएगा, मोलर मास निकालेंगे आएगा 342, निकालिएगा सबको जोड़ करके, 2 एल्यूमिनियम 3 सल्फर 12 ऑक्सीजन, जोड़ दीजिएगा, मोलर मास आएगा 342। व्हाट अबाउट जेड फैक्टर सर, जेड फैक्टर निकालना है, तोड़ो,
ये तोड़ना आना चाहिए। कैसे तोड़ेंगे? 2 एल्यूमिनियम और प्लस 3 सल्फेट। सल्फेट की वैलेंसी होती है 2, लिख दिया। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, लिख दिया। ध्यान से सुन, चार्ज बैलेंस होना जरूरी है। 2 3 6, 3 2 6, 6 प्लस 6 माइनस 0 0। क्लियर? ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग एनी केमिकल चेंज, टोटल मास, टोटल चार्ज मस्ट बी बैलेंस्ड। दिस इज बैलेंस्ड। ओके, अब तुम चार्ज या तो 2 3 6 ऐसे लो या तो 3 2 6 ऐसे लो। है तो 6 यूनिट का, तो जेड फैक्टर कितना हुआ? 6। तो इक्विवेलेंट मास कितना हुआ? किसका? एल्यूमिनियम सल्फेट का। बोलेंगे मोलर मास 342 डिवाइडेड बाय जेड फैक्टर 6, काट दो, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, आंसर 57। क्लियर? दिस इज इक्विवेलेंट मास। यही इक्विवेलेंट मास निकालने का दूसरा फॉर्मूला भी मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा, यही इक्विवेलेंट मास इज ऑल्सो इक्वल टू किसका? सॉल्ट का। सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, कैसे सर? इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। देख, सॉल्ट है, इसका मतलब केटाइन और एनाइन का कॉम्बिनेशन होगा। यस सर। सो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ केटाइन प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ एनाइन। अभी के अभी तुम सारे आयन का इक्विवेलेंट मास निकाल चुके हो। सीधा सीधा उस सॉल्ट के अंदर जो जो केटाइन और एनाइन है दोनों का इक्विवेलेंट मास निकाल के जोड़ दो। कितना केटाइन है कितना एनाइन है उसके नंबर से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा केटाइन और एनाइन दोनों का लिखो, जोड़ दो। एग्जाम्पल पहला, NaCl। ओके, क्या बोलेंगे? कैसे बना? बोलेंगे Na प्लस से और Cl माइनस से, इसी से बनाना। इसका इक्विवेलेंट मास कितना है? सोडियम आयन का अभी लिखे थे तुम, एटॉमिक मास 23 डिवाइडेड बाय चार्ज 1, तो आया 23। क्लोराइड आयन का एटॉमिक मास 35.5 डिवाइडेड बाय 1, तो आया 35.5। दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ दिया, आंसर 58.5। यही तो पहले मेथड में भी आया था, बोला आया था कि नहीं? अभी तुम लिखे थे एल्यूमिनियम सल्फेट, आया था ना 57। अभी देखो लेट आपका अगला मॉलिक्यूल, अगला सॉल्ट एल्यूमिनियम सल्फेट, ये ले लिया सर। देखो अभी क्या बोला मैंने, किससे बना है? एल्यूमिनियम आयन से। और किससे बना है? सल्फेट आयन से। नो डाउट 3 सल्फेट 2 एल्यूमिनियम से आया। मैं क्या कर रहा हूं, इसमें नंबर जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या कर देंगे सर? एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास अभी निकाले थे, कितना? 27/3, कितना? 9 है ना। केटायन आयन है ना, एटॉमिक मास 27 डिवाइडेड बाय जेड फैक्टर, तो क्या हो जाएगा? 9। ओके, इसका मोलर मास कितना है सर? 16 चौके 64 और 32 96 96 डिवाइडेड बाय चार्ज कितना? 2 96/2 का मतलब क्या? 48 सर। जोड़ दो सर, क्या आया सर? 57। एकदम धड़ से निकल गया सर। बोला अभी केटाइन प्लस एनाइन, उसमें इसका नंबर कितना है इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर? कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी लिखे थे तुम कैल्शियम कार्बोनेट का आंसर 50 लिखे थे, चेक करो। CaCO3 किससे बना? बोलेंगे Ca 2 प्लस से प्लस CO3 2 माइनस से, है कि नहीं? दूसरे मेथड से आप देखो क्या बोलेंगे। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40/2 कितना? 20। इसका इक्विवेलेंट मास कितना? 20। इसका इक्विवेलेंट मास कितना? बोलो पहले। मोलर मास कितना है? 60। 60/2 कितना? 30। जोड़ दिए, जोड़ के कितना आया? 50। क्लियर? क्या इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट सबको क्लियर है? इक्विवेलेंट मास ऑफ एटम, इक्विवेलेंट मास ऑफ एटम, इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, ये तीनों हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड और इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। उसके लिए हमको डिफाइन करना पड़ेगा बेसिसिटी और एसिडिटी। जल्दी से इसको नोट करो। हम लोग वापस आते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड से। हाँ जी सर, बोलो। कर लिया नोट? सब कुछ सब नोट कर लिया? ओके, तो हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके? एटम, आयन, सॉल्ट। सॉल्ट का दोनों मेथड क्लियर है, या तो मोलर मास बटा टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, ठीक, या केटाइन और एनाइन दोनों का इक्विवेलेंट मास का सम। दोनों मेथड से आप निकाल सकते हो। क्या
क्या निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट मास। क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है सर। अब हम लोग अगला टर्म डिस्कस करेंगे, बेसिसिटी ऑफ एसिड, है ना। अगला लिखिएगा बेसिसिटी ऑफ एसिड, वो जेड फैक्टर है। इनफैक्ट आप हेडिंग डालिएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। चलिए, हिम्मत तो बिल्कुल टूट रही है, सुबह के बज रहे हैं 5, बट कमिटमेंट आपका है हमसे और हमारा है आपसे, तो ना आप थकोगे ना हम थकेंगे। थकावट को हराएंगे हम सब मिल करके, तभी तो क्वालिफाई करेंगे नीट, है ना। चलिए फिर शुरू करते हैं, बढ़ते हैं हम लोग आगे, कंप्लीट कर देते हैं टॉपिक्स को, फिर उसके बाद हम भी सोएंगे, तुम भी मज़े करना, है ना। चलो, सो नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। ये कैसे निकाला जाता है, इसमें बातें बहुत लंबी चौड़ी हो सकती हैं, मैं उतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, है ना। इसमें बहुत बातें की हैं हमने, जहां हमने आईटी लेवल पे टॉपिक अपना बनाया है मोल कॉन्सेप्ट, वहाँ पे एसिड के ऊपर खूब चर्चा किया है। एसिड होता ही क्यों है, मीथेन क्यों एसिड नहीं होता है कि नहीं, HCl क्यों एसिड होता है, कब किसी सब्सटेंस को एसिड बोल देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फलाना ढंग का सब कुछ। खैर उतने डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं। क्लियर, हम सिंपल बोल रहे हैं, क्या एसिड किसको बोलेंगे, जिसको पानी में डिसॉल्व किया H+ आयन मिल गया, ब्रोंस्टेड एसिड। फिर इसी को और पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, आयनिक इक्विलिब्रियम में खुद पढ़ेंगे, इसलिए मैं अभी बहुत ज़्यादा चर्चा एसिड की नहीं कर रहा हूँ। वहाँ ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट और आर्हेनियस कॉन्सेप्ट और लुईस कॉन्सेप्ट, तीनों कॉन्सेप्ट हमें वहाँ पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं। सिर्फ हम क्या बात कर रहे हैं कि साहब ये जो लिखा आपने इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, तो इसके लिए क्या बोला हम लोगों ने, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू क्या, मोलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय जेड फैक्टर, और जेड फैक्टर इसका क्या है, बोलो बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड। क्लियर। अब बेसिसिटी ऑफ एसिड में नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ही बोल देते हैं। चलो कोई नहीं, मैं कोशिश करता हूं, आपको थोड़ा सा हिम्मत जुटाता हूं, है ना, कि साहब बेसिसिटी ऑफ एसिड को आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ एसिड, सीधा हम लिख सकते हैं एक लाइन में, बेसिसिटी ऑफ एसिड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स। ये भी बोल सकते हैं, खेल खत्म हो जाएगा, है तो वही, बट उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। लिखेगा बेसिसिटी ऑफ एसिड, तो हेडिंग डाल दो अपना जरा, बेसिसिटी ऑफ एसिड किसको बोलते हैं बेटा, बेसिसिटी ऑफ एसिड। लिखिएगा बेसिसिटी ऑफ एसिड किसको बोलते हैं, लिखिएगा इट इज बेसिसिटी ऑफ एसिड को लिखिएगा, it is capacity of a single molecule of acid. It is capacity of a single molecule of acid to neutralize different number of NaOH or any monoacidic base। क्या मतलब है, समझिएगा। देखिए मैंने एक एसिड लिया HCl, इसका रिएक्शन कर दिया NaOH के साथ, बन गया NaCl और बन गया पानी। क्लियर। अगला लिया H2SO4, इसका रिएक्शन कर दिया NaOH के साथ, बन गया Na2SO4 और बन गया पानी। अगला एसिड लिया H3PO4, इसका रिएक्शन कर दिया NaOH के साथ, बन गया Na3PO4, अगर ये बन गया, क्लियर, फिर पानी, ऐसा। ठीक, अब ध्यान से इसको कर दो बैलेंस, पहला वाला ऑलरेडी बैलेंस है, दूसरे वाले में यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, तीसरे वाले में यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ भी आ जाएगा 3। देखो क्या ये बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। अब ध्यान से डेफिनेशन क्या बोला, किसी भी एसिड की कैपेसिटी न्यूट्रलाइज करने की, किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, अगर एक मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज कर रहा है, बेसिसिटी विल बी 1। इस एसिड की बेसिसिटी मैं लिख रहा हूं यहां, बोलो इसके एक मॉलिक्यूल ने कितने को न्यूट्रलाइज किया, तो यहां कोएफिशिएंट कितना है 1, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हुई 1।
इसके एक मॉलिक्यूल ने कितने को मैक्सिमम न्यूट्रलाइज किया? 2, तो बेसिसिटी कितनी है? 2। इसके एक मॉलिक्यूल ने कितने को मैक्सिमम न्यूट्रलाइज किया? 3, तो बेसिसिटी कितनी है? 3। ये है कॉन्सेप्ट, ये है कॉन्सेप्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट से आता है शॉर्टकट। क्या आएगा शॉर्टकट? क्या आएगा शॉर्टकट? तब क्या बोलेंगे, जरा देखो, इस एसिड के अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं? 1। इसके अंदर कितने हैं? 2। इसके अंदर कितने हैं? 3। अब लिख देंगे सीधा सीधा क्या? बेसिसिटी ऑफ एसिड। लिखो लिखो लिखो, अब लिखो, बेसिसिटी ऑफ एसिड इज ऑल्सो डिफाइंड एज, बेसिसिटी ऑफ एसिड इज ऑल्सो डिफाइंड एज क्या? क्या बोलो? टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स present in one molecule of that acid। एक एसिड के एक मॉलिक्यूल में, एसिड के एक मॉलिक्यूल में कितना नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उस एसिड की बेसिसिटी। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ओके। जैसे अभी आपके पास मैं लिखता चला जाता हूँ। आपके पास एसिड है HCl, आपके पास एसिड है HF, आपके पास एसिड है HBr, आपके पास एसिड है HI, आपके पास एसिड है HNO3, आपके पास एसिड है HNO2, ठीक, आपके पास एसिड है HCOOH, ठीक। चलो चलो भी रहने दो उसको। आपके पास एसिड है HCN, आपके पास एसिड है H2SO4, आपके पास एसिड है H3PO4, आपके पास एसिड है H3PO3, आपके पास एसिड है H3PO2, आपके पास एसिड है HCOOH, आपके पास एसिड है CH3COOH, आपके पास एसिड है C6H5COOH। क्लियर? आपके पास एसिड है H2C2O4। ये सब एसिड है। क्लियर? इन सब एसिड की बेसिसिटी कितनी कितनी है वो मैं लिख देता हूँ। इस एसिड की बेसिसिटी 1, इस एसिड की बेसिसिटी 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, ये भी 1, ये भी 1, ये वाला 2 और ये वाला 3। देखो बेटा, दो बात, एक चीज़ होता बेसिसिटी ऑफ एसिड, एक होता स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। नो डाउट HF का स्ट्रेंथ कम है, मजबूत कितना एसिड होता है, कोई एसिड कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है, मतलब कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बात इस पे डिपेंड करती है कि वो कितना आसानी से H+ रिलीज करेगा। क्लियर? कितना आसानी से H+ रिलीज करेगा, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। पढ़ेंगे हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में, जब एसिड बेस सॉल्ट सब पढ़ेंगे। खैर, और एक एसिड कितना नंबर ऑफ H+ आयन रिलीज कर सकता है, इसको बोलते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड अलग चीज है और बेसिसिटी ऑफ एसिड अलग चीज है। नो डाउट ये वीक एसिड है, बट हाइड्रोजन तो 1 डिस्प्लेस कर सकता है। क्लियर? समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक, यहाँ इन सब में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्यों? जितना हाइड्रोजन उतना ही Z फैक्टर। 1 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 2 2 3 3। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें है दिक्कत क्या? याद रखिएगा क्या? इसका बेसिसिटी 2 होता है, इसकी बेसिसिटी 1 है, इसकी बेसिसिटी 1 है, इसकी बेसिसिटी 1 है, इसकी बेसिसिटी 1 है, बट इसकी बेसिसिटी 2 है, तो इसको इसी में इंक्लूड कर लीजिएगा। 2 है तो 2 ही होता है। अब इन सब में है एक्सेप्शन, इन सब में है एक्सेप्शन कि साहब हाइड्रोजन तो हमें 3 दिखे, 3 में से 2 ही हुआ। हाइड्रोजन दिख गया 3 है 1, हाइड्रोजन दिख गया 2 है 1, हाइड्रोजन दिख गया 4 है 1, हाइड्रोजन दिख गया 5 और 1 6 है, तो एक ही बेसिसिटी। वाई सर? वाई सर? बिकॉज अब यहाँ बात आती है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन की। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? वो हाइड्रोजन एटम जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है। कौन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव? या तो हैलोजन एटम हो या तो ऑक्सीजन एटम हो, उससे जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन। उसको क्या बोलते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन। अब ये सब चीज़ें कहाँ से पता चलेंगी? चूंकि आप ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं, आप नीट के लिए प्रिपरेशन करने जा रहे हैं,
क्लियर। तो आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर्स निकाला होगा, स्ट्रक्चरल एनालिसिस से ये सब पता चलता है। मैं सबका स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब तो आप फटाफट देख ही रहे हो, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, जो जितना है उतना ही है। मैं इसकी बात कर देता हूँ डिटेल्ड। चलो स्ट्रक्चर की बात कर देते हैं, स्ट्रक्चर से निकाल देते हैं, बात करते हैं सर। देखो एक कंपाउंड आपका, जैसे मैं पहला जो था वो भी लिख ही देता हूँ, POH OH OH, ये था H3PO4 जो इधर था। अगला P डबल बॉन्ड O OH OH H, ये वाला। अगला P डबल बॉन्ड O OH, ठीक, H H ऐसा, ये वाला। HCOOH, ये तो आप 10th क्लास में ही जानते हो, HC डबल बॉन्ड OOH फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड। अगला CH3 CH C डबल बॉन्ड OOH बेंजोइक एसिड, ये है बेंजीन का 6 का 6 हाइड्रोजन, और ये कार्बन और ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ऐसा। क्लियर। चलो ऑक्सैलिक एसिड का भी फोटो बना ही लेते हैं, C डबल बॉन्ड OOH C डबल बॉन्ड OOH। देखो बेटा हमने क्या बोला, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन कौन होगा, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा। कौन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम? जनरली ऑक्सीजन या हेलोजन। क्लियर। या कार्बन तब होगा जब वो sp हिब्रिडाइज्ड हो, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड लिखा था हम लोगों ने। हाइड्रोजन साइनाइड का स्ट्रक्चर क्या है? HC ट्रिपल बॉन्ड N, यस और नो। ये वाला कार्बन sp हिब्रिड है, जब sp हिब्रिड हो जाता तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 हो जाती, तो यह हाइड्रोजन भी हो जाता है एसिडिक, कार्बन से जुड़ा होने के बावजूद। इथाइन में क्या बात करेंगे? C2H2, वहां भी sp हिब्रिडाइजेशन, इथाइन का हाइड्रोजन हो जाता है एसिडिक। क्लियर। अब देख ध्यान से, H3PO4 में 3 हाइड्रोजन है, तीनों का तीनों एसिडिक। वाई? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, 3 हाइड्रोजन, तीनों का तीनों एसिडिक। यहाँ 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो ये दोनों का दोनों एसिडिक। ये फास्फोरस से जुड़ा है, तो ये हाईली एसिडिक नहीं है। अगली बात क्या की, इसमें एक ही हाइड्रोजन जुड़ा है ऑक्सीजन से, तो एक ही एसिडिक, बाकी दोनों का दोनों एसिडिक नहीं है। वाई सर? ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ नहीं है, हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ नहीं है। साथ के साथ अगर तुम ड्रॉपर्स हो, अगर तुम नीट के एस्पेरेंट हो, तो ये भी जानते होगे ये हाइड्रोजन हटते ही बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज का हो जाएगा रेजोनेंस, ये पहुंच जाएगा यहाँ से यहाँ और ये पहुंच जाएगा यहाँ से यहाँ, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, बट ये वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं बनेगा। सिमिलरली यहाँ भी बात करेंगे, इसको हटा दो रेजोनेंस स्टेबलाइज, इसको हटा दो रेजोनेंस स्टेबलाइज, इसको हटा दो रेजोनेंस स्टेबलाइज। क्लियर है? ये सब बातें भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अगला, इस हाइड्रोजन को अगर आप हटाएंगे, वो नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं बन पाएगा, बट इसको हटाते ही क्या बन जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा इसके साथ रेजोनेंस में। क्लियर। इसलिए ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, अभी तुम सिंपली क्या जानो, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। क्लियर। ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। सिमिलरली इन तीनों में से कोई भी एसिडिक नहीं है। वाई सर? बिकॉज वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ नहीं है, बट ये जुड़ा हुआ है, तो ये वाला एसिडिक होगा। उसके अलावा ये हट जाएगा तो नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में आ गया, इसलिए ये वाला स्टेबलाइज हो जाएगा। क्लियर। उसी तरीके से यहां बात करें, ये सारे जितने हाइड्रोजन है वो कार्बन से जुड़े हैं, उनका कोई स्टेबिलिटी नहीं मिलता नेगेटिव चार्ज बनने के बाद, इसलिए वो एसिडिक नहीं है, बट ये वाला एसिडिक है। वाई? नेगेटिव चार्ज बनेगा, नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा, ठीक। और उसके अलावा ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसलिए स्टेबलाइज होगा, इसलिए एसिडिक होगा। ये वाला ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये वाला ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसलिए दोनों का दोनों एसिडिक होगा। समझ में आ रही बात? ये हुआ एक्सप्लेनेशन, बट एक्सप्लेनेशन अपनी जगह, ऑब्जर्वेशन अपनी जगह। ये बात याद रखनी है, कौन कौन से एसिड का कितना कितना बेसिसिटी होता है। एक बार बेसिसिटी क्लियर हो गया तो Z निकल गया तो इक्विवेलेंट मास निकल गया। बोलो यस और नो? मोलर मास तो तुम निकाल ही लोगे, Z फैक्टर से डिवाइड कर दोगे, तब क्या निकल जाएगा? इक्विवेलेंट मास। अब यहां तक मैं कंप्लीट करके इस लेक्चर को यहीं पे छोड़ रहा हूं, ठीक। अगले लेक्चर में मैं आपके सामने आते ही सवाल रखूंगा कि कौन कौन सा एसिड का इक्विवेलेंट मास कितना कितना होगा। इन्हीं में से मैं कुछ एसिड उठा लूंगा, उसका मैं आपसे पूछ दूंगा इक्विवेलेंट मास। तो आप ये लेक्चर कंप्लीट पढ़ोगे,
इस बात को याद रखोगे तभी अगले लेक्चर में आप इस बात का आंसर कर पाओगे कि बताइए इसका इक्विवेलेंट मास कितना है, H2SO4 का कितना है, नाइट्रिक एसिड का कितना है, H3PO4 का कितना है। इन सब का इक्विवेलेंट मास आप तभी बता पाएंगे। क्लियर? चलिए तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।